अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube प्लस फेसबुक चैनल आजादी की कहानी के 15वें एपिसोड में। आज का यह एपिसोड अमर शहीद खुद्दीराम बोस जी की शहादत दिवस को समर्पित है। आज ही के दिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। पिछले एपिसोड में हमने जो कुछ भी आपके सामने रखा था उससे आगे बढ़ते हुए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नौजवान भारत सभा का प्रमुख उद्देश्य लोगों में, विशेष रूप से नवयुवकों में आतंकवादी एवं क्रांतिकारी भावनाओं को विकसित करना था। संवैधानिक सुधारों में उन्हें तनिक भी आस्था नहीं थी। वे श्रमिकों एवं भारतीय कृषकों को संगठित कर उन्हें साम्राज्यवादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करना चाहते थे। इस सभा के सदस्यों की गतिविधियों के फलस्वरूप समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना विकसित हुई। वे सदैव साम्राज्यवाद के विरुद्ध आयोजित किए गए संघर्ष को पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष से संबद्ध करते थे। इस सभा के सदस्यों ने पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साम्यवादियों से संपर्क स्थापित किया। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने देश के अन्य भागों में क्रियाशील आतंकवादी संस्थाओं एवं उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करके पारस्परिक सामंजस्य की स्थापना के प्रयत्न किए। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। मगर इन नेताओं में संगठन के उद्देश्य के प्रति मतभेद था। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि सभी क्रांतिकारी पार्टियों को अपने कार्य इस सभा में केंद्रित करने चाहिए एवं समाजवाद को ही अपना लक्ष्य घोषित करना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इस संगठन के सदस्यों ने बंगाल में कार्यरत आतंकवादी क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए। पैसा एकत्रित करने तथा देश में सशस्त्र क्रांति लाने के लिए बैंक, डाकखाने एवं सरकारी खजानों पर धावा बोलने का भी निश्चय किया गया। प्रथम चरण के आतंकवादी क्रांतिकारियों एवं द्वितीय चरण के इन आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों में भिन्नता पाई जाती थी। दूसरे दौर के क्रांतिकारी छोटे सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस के मुखबिरों आदि पर आक्रमण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इनके विचार में ऐसे कार्य देश में क्रांति लाने के मार्ग में रुकावट खड़ी कर सकते थे। इसके अतिरिक्त इस सभा से संबद्ध आतंकवादी क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन फौज बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए यह निश्चित किया गया कि सभा के कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर में जाएं और वहां के युवकों से संपर्क स्थापित करें, उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस तरह द्वितीय चरण के आतंकवादी क्रांतिकारियों ने स्पष्ट तौर पर स्वतंत्रता के उपरांत साम्राज्यवाद के सिद्धांतों के अनुकूल समाज की स्थापना का निश्चय किया तथा गांधीवादी विचारधारा का विकल्प लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। परंतु इस नौजवान भारत सभा के अधिकांश सदस्य नगरों के मध्यम वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित थे। उन्होंने यद्यपि समाजवादी विचारधारा को सिद्धांत रूप में माना, परंतु व्यावहारिक तौर पर इन लोगों ने लेनिन द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुकरण नहीं किया। संघर्ष के लिए उन्होंने जनता को संगठित नहीं किया। वस्तुतः उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों, व्यक्तिगत आतंकवाद, क्रांतिकारी गतिविधियों तथा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। सिद्धांततः वे आतंकवाद एवं क्रांतिकारी संघर्ष से पूर्णतः सहमत नहीं थे, लेकिन क्रांति लाने के लिए आतंकवाद को एक प्रभावी माध्यम अवश्य स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि में आतंकवाद क्रांति का एक आवश्यक अपरिहार्य चरण था। इसके घोषणा पत्र में ही उल्लिखित था कि आतंकवाद पूर्ण क्रांति नहीं है और क्रांति आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। आतंकवाद शोषणकर्ता के दिलों में दहशत उत्पन्न कर देना है।
यह शोषित जनता के हृदय में प्रतिशोध लेने एवं मुक्ति प्राप्त करने की भावनाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से है। यह अस्थिर मन स्थिति के व्यक्तियों में साहस एवं आत्मविश्वास जागृत करना है। यह शासक वर्ग की श्रेष्ठता के जादू को तोड़ देता है एवं दुनिया की नजरों में आम जनता की स्थिति को उन्नत करता है। उनकी धारणा थी कि आतंकवाद ही राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की लालसा का सबसे अधिक विश्वासोत्पादक प्रमाण है। इनका विश्वास था कि आतंकवाद क्रमशः क्रांति में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने नारा दिया कि वे दया की भीख नहीं मांगते, बल्कि संघर्ष ही उनका मार्ग है। उनके समक्ष मात्र दो विकल्प थे, जीत या मृत्यु। वे आतंकवाद के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वे अधिक से अधिक बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर थे। इन विश्वासों पर अमल करते हुए रिपब्लिकन संघ ने गुप्त अड्डों से निकलकर भारतीय जनता के सामने आने और अपनी कार्रवाइयों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में वित्त सदस्य ने मजदूर विवाद और जन सुरक्षा विधेयकों को एक विशेष अध्यादेश के द्वारा लागू करने की घोषणा की ही थी कि इस निरंकुश दमन के विरोध के प्रतीक रूप में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से सरकारी कुर्सियों की ओर एक बम फेंका। उन्होंने सदन में रेड पैम्पलेट नाम से प्रकाशित पुस्तिकाओं की प्रतियां भी फेंकी और नारा लगाया कि क्रांति जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इस बम से कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि यह बम मारक नहीं था। उन लोगों ने किसी को मारना या घायल करना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि पर्चियों में बताया गया था, उनकी कोशिश थी कि बहरे सुने। इस घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेहरू ने लिखा है कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। उसके बाद क्रांतिकारियों ने अपने को यह सोचकर गिरफ्तार करा लिया ताकि वे अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करके जनता को अपनी विचारधारा से अवगत करा सकें। उच्च न्यायालय में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का विचार किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि तानाशाह एवं गैर जिम्मेदार शासन के प्रति लोगों को चेतावनी देना था। जनता को अहिंसात्मक एवं संवैधानिक संघर्ष की खामियों से परिचित कराना था। उनका उद्देश्य सरकार को यह याद दिलाना भी था कि लताड़े दकासे, लिटर डिकाचेट्स जैसे क्रूर दमनात्मक अस्त्र भी फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन को नहीं दबा सके और साइबेरिया की खानें रूसी क्रांति की ज्वाला को नहीं बुझा सकी। अतः अध्यादेश और सुरक्षा अधिनियम भारत में स्वतंत्रता की भड़की हुई आग पर काबू नहीं पा सकते। आतंकवाद को सरकार रोक नहीं सकती तथा आतंकवादी क्रांतिकारी स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद सरकार को लाहौर में बम बनाने के कारखाना का पता लगा एवं हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की आतंकवादी योजनाओं से संबद्ध कुछ कागजातों के उपलब्ध हो जाने तथा इस सभा के कुछ युवक सदस्यों के पकड़े जाने से सरकार को इस सभा की गतिविधियों की पर्याप्त जानकारी मिली। सरकार ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एवं उनके साथियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। इस मुकदमे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन बाद में यह पता चला कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का हाथ सॉन्डर्स हत्याकांड में था, तो भगत सिंह को मौत की सजा दी गई। इन क्रांतिकारियों ने जेल में अपने साथ राजनीतिक बंदियों की जगह पर आम अपराधियों जैसा व्यवहार किए जाने का जमकर विरोध किया। अपने विरोध की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल भी की। अतः जेल अधिकारी उन्हें जबरन खिलाने के लिए इस वजह से विवश हो गए कि कहीं वे शहीदों की तरह मर न जाएं। लेकिन 25 वर्षीय जतिन दास अंत तक डटे रहे तथा भोजन, दवाएं आदि लेने से इनकार कर दिया। 13 सितंबर 1929 को उनका स्वर्गवास हो गया। जतिन दास की शहादत का
न केवल भारतीय युवकों बल्कि जनसाधारण पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। उधर जेल से बाहर चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी संघर्ष जारी रखा। जेल के अंदर क्रांतिकारियों के वीरतापूर्ण कारनामों से भारतीय युवा इस हद तक प्रभावित हुए कि उन्होंने असंख्य छात्र संगठनों की स्थापना की और ब्रिटिश शासकों का विरोध करने हेतु व्यापक कार्यक्रमों पर अमल करना प्रारंभ किया। छात्रों की गतिविधियों के संबंध में जब क्रांतिकारियों को जानकारी मिली तो पंजाब विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस को 19 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा कि वे छात्रों को बम एवं पिस्तौल उठाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि छात्र गांवों में जाएं तथा वहां रह रहे लाखों निर्धन कृषकों एवं श्रमिकों को क्रांतिकारी गतिविधियों से परिचित कराएं। जेल में ही भगत सिंह ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया एवं आतंकवाद तथा क्रांति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। 2 फरवरी 1930 को एक पत्र लिखकर क्रांतिकारी नवयुवकों को उन्होंने संदेश दिया कि वे आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी हैं। बम फेंकना सदैव लाभदायक नहीं होता है, बल्कि कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। साथ ही साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि कभी कभी बम फेंकना भी अति आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार यह साफ पता चलता है कि लाहौर षड्यंत्र केस एवं क्रांतिकारी संघर्ष ने संपूर्ण देश में सनसनी उत्पन्न कर दिया था। 9 महीने तक न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हो पाया। तब गवर्नर जनरल द्वारा एक अध्यादेश जारी कर विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील करने का अधिकार अभियुक्तों को नहीं दिया गया था। इस विशेष न्यायाधिकरण ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। इसका क्रांतिकारियों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी सदस्यों ने कई स्थानों पर अपील कमेटी बनाई और राजा ब्रिटिश साम्राज्य से दया की अपील की। 17 अप्रैल 1931 को भारत भर में अनेकों जगह भगत सिंह दिवस मनाया गया एवं उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ होता है। सत्यपाल ने भगत सिंह के संबंध में लिखा है कि ऐसे लोग अपने साहस एवं दृढ़ निश्चय से जीवन एवं मृत्यु के बीच की खाई को समाप्त कर देते हैं। महात्मा गांधी जैसे अहिंसा प्रेमी को भी स्वीकार करना पड़ा कि जहां तक याद पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में के साथ इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा था जितना कि भगत सिंह के जीवन के साथ। यद्यपि क्रांतिकारियों ने भरपूर प्रयास किया कि उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, मगर सरकार ने जन विरोध के बावजूद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर चढ़ा ही दिया। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि पंजाब के युवकों ने आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अपनी गतिविधियों से भारत के अन्य भागों के युवकों को भी आतंकवाद एवं क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित किया। इसी अवधि में बंगाल में भी क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को फिर से आरंभ किया गया। 1927 के पश्चात आतंकवादियों की गतिविधियों में ठहराव आ गया था। सरकार का यह विचार था कि क्रांतिकारियों को दबा दिया गया है, अतः 1928 में कुछ नजरबंदों को रिहा कर दिया गया। अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1925 के अध्यादेश की अवधि को 1930 में और आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन 1927-28 में देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। इसका सर्वाधिक प्रभाव समाज के मध्यम वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा। बेरोजगारों की संख्या में अपरिमित वृद्धि हुई। इससे भारतीय शिक्षित युवकों में असंतोष एवं क्षोभ की भावना बहुत अधिक बढ़ी। काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस और जतिन दास की शहादत ने युवकों की क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। 1928 में अनेक नवयुवक एवं छात्र संगठन स्थापित किए गए। आतंक उत्पन्न करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित रूप से चलाने के लिए अनेक गुप्त समितियों का निर्माण किया गया, परंतु वहां के क्रांतिकारियों ने समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने पर अधिक बल नहीं दिया, जबकि पंजाब के आतंकवादी क्रांतिकारी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना पर अधिक जोर देते थे। लेकिन अनेक क्रांतिकारी अपनी रिहाई के उपरांत
वामपंथी दलों में सम्मिलित हो गए। इस अवधि में बंगाल में क्रियाशील क्रांतिकारी गतिविधियों के पीछे भी अधिकांशतः वही उद्देश्य थे जो प्रथम चरण के क्रांतिकारियों के थे। इस दौर के बंगाली क्रांतिकारी किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि संस्था पर हमला करना चाहते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन ने चटगांव में युवकों एवं युवतियों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उत्प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में ही वहां के युवक एवं युवतियों ने क्रांतिकारी विद्रोह किए। सूर्यसेन ने गणतंत्र सेना की ओर से घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के अनुसार चटगांव, मैमनसिंह एवं वाडिशाल के सरकारी शस्त्रागार पर एक ही समय हमला करने की योजना तैयार की गई थी। सूर्यसेन स्वयं और उनके सहकर्मी अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ बाल एवं गणेश घोष ने स्कूल तथा कॉलेज के छात्र छात्राओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें कल्पना दत्त एवं प्रीतिलता वाडेकर जैसी नवयुवतियां तथा आनंद गुप्त और टेगरा बल जैसे उत्साही नवयुवक सम्मिलित थे। पूरी योजना बनाकर तथा योजना के बारे में युवकों एवं युवतियों को पूरी जानकारी देकर इन क्रांतिकारियों ने 4 जत्थे भेजे जो पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा करने, सहायक टुकड़ी पर नियंत्रण करने तथा टेलीफोन एक्सचेंज एवं तार घरों को नष्ट करने में क्रियाशील होते। 50 युवक एवं युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी धारण की तथा उसी बेस में उन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर आक्रमण किया। यह घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से प्रसिद्ध है। जल्दबाजी में ये क्रांतिकारी लिविस बंदूकों एवं राइफलों की कारतूस उठाना ही भूल गए। फलस्वरूप जब वे बंदूक लेकर भागे तो पुलिस की टुकड़ियों ने उनका पीछा किया एवं उनको पहाड़ियों में छिपने के लिए बाध्य कर दिया। 22 मई 1932 को जलालाबाद पहाड़ी पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने 57 क्रांतिकारियों को घेर लिया। उनमें से अनेक मारे गए एवं कुछ गुरिल्ला युद्ध जारी रखने के लिए भाग निकले। इस संघर्ष में क्रांतिकारियों ने भी 64 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला। बाद में अनेक क्रांतिकारी या तो मार दिए गए या गिरफ्तार कर लिए गए। सूर्यसेन पुलिस की नजरों से बचकर सक्रिय थे, मगर एक साथी द्वारा विश्वासघात किए जाने के फलस्वरूप 1933 के प्रारंभ में गैराला गांव में ब्रिटिश सेना के गोरखा सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी द्वारा घेर कर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें ढाका में फांसी दे दी गई। इस घटना से युवकों एवं क्रांतिकारियों में और अधिक उत्तेजना बढ़ गई। आर्मरी रेड कांड में गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया एवं अनेकों को दोषी प्रमाणित कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अनेकों क्रांतिकारी अंडमान भेज दिए गए। प्रीतिलता वाडेकर ने, जिन्होंने एक टुकड़ी की सहायता से यूरोपियन क्लब पर आक्रमण किया था, कैद से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। टेगड़ा बल 22 मई 1932 को जलालाबाद में पुलिस के साथ संघर्ष के दौरान ही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मरते समय उन्होंने लोकनाथ बल को कहा था, मैं जा रहा हूं, तुम लोग अंत तक लड़ते रहो। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि चटगांव आर्मरी रेड कांड का भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों में अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसने बंगाल के अनेक युवकों एवं युवतियों को क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित किया। इसी समय बंगाल के अन्य हिस्सों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी थीं। अगस्त 1932 में ढाका मिडफोर्ड हॉस्पिटल स्कूल के एक छात्र विनय बोस ने एक ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी की हत्या कर दी और फरार हो गए। दिसंबर 1932 में विनय बोस कलकत्ता स्थित डलहौजी स्क्वायर के राइटर्स बिल्डिंग, जिसमें सरकार का एक प्रधान कार्यालय था, में अपने 2 साथियों बादल और दिनेश के साथ प्रवेश कर गए और इंस्पेक्टर जनरल एवं एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी और भाग निकलने का प्रयास किया, परंतु खुद को चारों ओर से घिरा पाकर बादल ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली तथा विनय बोस एवं दिनेश ने पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने के चलते एक दूसरे को गोली मार दी। विनय बोस तो कुछ दिनों के अंदर चल बसे, परंतु दिनेश को बचा लिया गया तथा बाद में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। कलकत्ता में ही क्रियाशील युगांतर पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने आतंकवादी क्रांतिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रखा। उन लोगों ने बम निर्माण की व्यापक योजना भी बनाई। युगांतर पार्टी के नेताओं द्वारा निर्धारित क्रांतिकारी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं, जो आपको अगले एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शेष अगले एपिसोड में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।